हेलो बच्चों, आज हम रीडिंग करेंगे अपने एनसीईआरटी वाले चैप्टर की सेल की, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट कहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल तक का टॉपिक अपना इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate things does not have which a living thing has? Answer to this is the presence of basic unit of life, the cell in all living organism. देखिए कह रहे हैं कि सेल जो है वही एक लिविंग चीज है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। तो जैसा आप जानते हैं, अगर आपको पहले से पता हो ये बात कि भाई मेन बात ये होती है कि जो सेल होती है आपकी, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मिलता है, उस प्रोटोप्लाज्म का ये काम होता है कि भाई वो प्रोटोप्लाज्म ही लिविंग चीज होता है। लिविंग चीज का मतलब ये होता है कि आपके जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसी के अंदर आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कुछ बनने वाली, कुछ टूटने वाली। तो बनने वाली यानी कुछ बनता है, टूटने वाली में कुछ टूटता है। इनमें जो एनर्जी लगती है खत्म होती है। तो ये एनर्जी लगना खत्म होना, ये कॉन्टिन्यूस आपकी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर लगातार ये सब चीजें चलती रहती है। अगर आपकी सेल की जो रिएक्शंस हैं वो नहीं चल रही हैं तो मान लो कि सेल की डेथ हो गई है। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वही लिविंग है, इसलिए सेल भी आपकी लिविंग होती है और लिविंग सेल ही आपकी लिविंग बॉडी को बनाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए सेल। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of the all living organism. तो यहाँ से आपके लिए काम की चीज जो ये है कि भाई सेल ही फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट होती है आपकी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि सेल का ही काम है, ये खास बात होती है सेल की कि सेल अपने लिए भी जिंदा रहती है और आपकी बॉडी के लिए भी करती है। मतलब सेल ऐसा नहीं करती ना कि खुद के लिए बनाया और रख लिया। अगर आप लिविंग हो, अगर आप एक ऑर्गेनिज्म हो और आप लिविंग हो और आप जो है एनर्जी फूंक रहे हो, बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी सेल कर रही है। और सेल ने आपकी बॉडी भी बना रखी है, यानी सेल ने आपकी स्ट्रक्चर भी बनाई है और सेल आपकी फंक्शनल यूनिट भी, यानी आपके एनर्जी प्रोडक्शन को भी देखती है। नेक्स्ट है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिव सेल। तो सवाल नेक्स्ट यहाँ से बनता है कि किसने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि लिविंग सेल को सबसे पहले अंडर द माइक्रोस्कोप किसने देखा। तो आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया को देखा था अपने माइक्रोस्कोप में, जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था तो उसमें उन्होंने देखा था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन लेटर वो डिस्कवर द न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वह न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था। ध्यान रखना, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। यानी हुआ ये कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नोल एंड रस्का। नोल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो उसके बाद ही सेल के अंदर के एनवायरमेंट के बारे में पता चल सका कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब चीजें होती हैं, ये किसके बने होते हैं और क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सब बातें कब पता लगी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और उसकी डिस्कवरी की थी नोल एंड रस्का ने। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बताती है कि भैया ऐसा है कि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, जो पहले से बनी हुई सेल होती हैं, उन्हीं से ही नई सेल बनती है। नई सेल मतलब एक पहले वाली सेल डिवाइड करती है तब वो नई सेल बनाती है। तो ये सेल थ्योरी का मेन पॉइंट है। एक बार देखते हैं किसने प्रपोज किया। तो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, किसने इसको आगे बढ़ाया। दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। बोटनी वाले कौन थे, जूलॉजी वाले कौन थे, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए इन 1838 सवाल नंबर पहला के कब आई थी, यहाँ से पूछेंगे 1838 में। मैथियस शेल्डन जर्मन बोटनिस्ट। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि भाई ये बोटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट नहीं थे। Examine a large number of plants and observe that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant. At about the same time, इसी टाइम पर जो थियोडोर बोवेरी थे, थियोडोर श्वान 1839, ये जूलॉजिस्ट थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कौन जूलॉजिस्ट थे, कौन बोटनिस्ट।
and studied different type of animal cell and reported that cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। तो इन्होंने बताया कि भाई सेल के बाहर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। He also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। तो ये ध्यान रखना कि भैया सेल वॉल भी इन्होंने बताया था कि इन्होंने कहा कि भाई प्लांट की जो सेल होती है उनके बाहर एक स्पेशल चीज होती है जो एनिमल सेल के बाहर नहीं होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेल वॉल। तो ये बात इन्होंने बताई थी। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस Schwann proposed the hypothesis, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। तो इन्होंने कहा कि भाई जो बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट होती है वो सेल की बनी होती है या फिर सेल के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बनी होती है। तो ये छोटी सी सेल थ्योरी की बात थी। नेक्स्ट है, शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। अगर ये वर्ड एग्जैक्ट वर्ड ऐसे लिखा हुआ आता है ना कि हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, तो इसका आंसर होगा शेल्डन एंड स्वान। ये बात ध्यान रखना। एंड दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, है ना। रुडोल्फ रिचो, इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि भाई कैसे बनती है नई सेल। लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि हु पुट फोर्थ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया, तो आपका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। कौन होगा? रुडोल्फ विर्चो। 1855 ये भी पूछा जाएगा। फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था, ओमनिस सेलुलाई सेलुली। ओमनिस सेलुलाई सेलुली एक वर्ड है ये पूछते हैं कि इसका मतलब क्या तो होता है, तो आप बता दें इसका मतलब यही होता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे इज, आज की तारीख में जो सेल थ्योरी है वो ये है। ये दोनों पॉइंट आपको सेल थ्योरी के याद रखने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दूसरा है ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दो मेन पॉइंट है भाई, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो यहां तक आपसे इतने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ऑनियन पील और ह्यूमन चीक सेल। 10th क्लास में आपने देखा था कि ऑनियन पील के अंदर बहुत सारी आइसोडायमेट्रिक टाइप की सेल्स होती हैं। And let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within the cell membrane. The cells of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. ये कह रहे हैं कि प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल होती है और उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, जबकि अगर आप ह्यूमन की सेल देखोगे तो उसके बाहर केवल यानी मेम्ब्रेन होती है। And inside the each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। तो सेल के अंदर एक membrane bound structure देखने को मिली इनको, वो होती है nucleus। And this nucleus contain the chromosome। बिल्कुल आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, which in turn contain the genetic material। DNA cell that have membrane bound nuclei are called eukaryotic। जिनमें आपको पता है कि भाई जिनमें membrane bound nucleus होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक यानी true nucleus। Whereas that lack a membrane bound nucleus, जैसे कि बैक्टीरिया में उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। नेक्स्ट, in both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both the plant and animal cell। वो हमने बता ही दिया है कि भाई जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर क्या होता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, जैसे कि कुछ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज टूटने वाली और कुछ एनाबॉलिक जो बनने वाली होती है, दोनों को मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है, वेरियस केमिकल रिएक्शन अगर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो आपको ये भी समझाया मैंने कि सेल के अंदर जो होने वाली एक्टिविटीज हैं, जो रिएक्शंस है, वही सेल को आपकी लिविंग स्टेट में रखने का काम करती हैं। नेक्स्ट है, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ये आपको पता है, लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको पता ही है कि भाई प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। ये पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राइबोसोम का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही कुछ लिखा है कि राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो ये आपको वर्ड जो है ये ध्यान रखना है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, भाई ये पूछा जाएगा कि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड लिख दिया है ना, तो ये प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट, भले ही उन दोनों के डिफरेंट होते हो, साइज इनके अलग अलग होते हो, भले ही इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट अलग अलग होता हो, लेकिन दोनों के दोनों हैं वैसे ही, दोनों का काम वही है, प्रोटीन फॉर्मेशन, दोनों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती।
यहाँ लिखा है कि विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो फाउंड विद 2 ऑर्गेनेलीज। क्लोरोप्लास्ट के अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के होते हैं और कुछ ER के ऊपर अटैच पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट आप समझ लीजिए, ऐसा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपको राइबोसोम मिलेंगे ना वो प्रोकैरियोटिक जैसे होते हैं 70S, ये हम आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, 50S 55S भी होते हैं, कुछ में 70S होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो अटैच होते हैं वो प्रॉपर यूकैरियोटिक होते हैं 80S, ये हम आगे पढ़ेंगे। बात समझ लीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम की जो 80S होते हैं, जबकि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये भी दोनों यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है, इनके अंदर जो पाए जाने वाले राइबोसोम है वो थोड़ा प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन होते हैं, क्योंकि ये ऐसा बताया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके ये बैक्टीरियल इन ओरिजिन है। मतलब फाइनली अगर आप ये सोचो कि क्लोरोप्लास्ट को आप सेल से बाहर निकाल लो तो वो एक बैक्टीरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसा ही है। यानी हुआ ये कि जब ये सेल बनी थी तो शुरुआत में पहले बाहर का क्लोरोप्लास्ट बने थे और फिर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों बनने के बाद बाहर से सेल के अंदर गए हैं, मतलब ये बैक्टीरियल इन ओरिजिन है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है एनिमल सेल कंटेन अनदर नोन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो भैया ये भी सवाल पूछा जाएगा कि सेंट्रोसोम जो होता है यूकैरियोटिक सेल में उसकी मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसका काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना, ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में जान लेंगे। नेक्स्ट है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा ये आ गया है यहाँ पर, जो कि भैया इसमें किसी तरह की वॉल नहीं होती है, होता ये बैक्टीरिया ही है, प्रोकैरियोट है, स्मॉलेस्ट सेल है, लेकिन इसके बाहर वॉल नहीं होती। सेल वॉल आपको इसके बाहर देखने को नहीं मिलेगी, बैक्टीरिया में सेल वॉल देखने को मिलती है, तो ये ध्यान रखना, वॉल लेस बैक्टीरिया आर माइकोप्लाज्मा। और यू कैन से दे आर PPLO, प्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये भी क्वेश्चन है। इनका साइज 0.1 μm 2.3 μm तक हो सकता है, जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं आपके बड़े बड़े साइज के होते हैं। एनसीईआरटी ने कम ही साइज का बैक्टीरिया बताया है, जबकि इससे बड़े बड़े भी होते हैं। एक बार देख लेते हैं, लिखा है एक बार यहाँ से इस फोटो से वही क्वेश्चन आते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि यार ये अमीबॉइड शेप किसकी होती है, फोटो से आएगा, आप बताना व्हाइट ब्लड सेल्स की। बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं बनता है, जबकि इसका बन जाता है कि आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव होती है, ये भी पूछा जाएगा आपसे। नीचे आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा ब्रांच एंड नर्व लॉन्ग, ये तो आपको पता ही होता है। ट्रैकेड आपके जो जाइलम के होते हैं ये इलोंगेटेड टाइप के होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में जहां मैं बता दूंगा वही क्वेश्चन है, मतलब आप भी एक भी सवाल को छोड़ नहीं सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। जब आप मेडिकल दोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा ही, बिल्कुल पक्का मिलेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ तक कि ये भी मिलता है कि इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये सेल कोलुमनर एपिथेलियल, इनमें पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है कि बेस पे होता है, तो बेस पे होता है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कि पीछे लिखा था कि माइकोप्लाज्मा जो है आपके 0.3 μm तक होते हैं, जबकि बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 μm, नहीं बैक्टीरिया आपके 3 to 5 μm तक हो सकते हैं। इससे बड़े भी होते हैं, यहाँ पर इतना साइज दिया तो अभी के लिए इतना ही जाने। इससे बड़े बड़े बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया है ना, ये ध्यान रखना। इपुलोपिशियम फिशलसोनी एक बैक्टीरिया, ये बहुत बड़ा बैक्टीरिया होता है, तो ये साइज एनसीईआरटी नॉर्मल दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा साइज है। एंड द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ये आपको सबको पता है कि भाई इस ऑस्ट्रिच का एग बहुत बड़े साइज का होता है, मतलब सिंगल सेल में सबसे बड़े साइज यही होता है। अमंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7.0 μm इन डायमीटर। तो आपसे पूछेंगे डायरेक्टली कि आरबीसी का साइज कितना होता है, 7.0 μm। यार यहाँ से कई बच्चे सोचते हैं कि आरबीसी जो है सबसे बड़े साइज की होती है, गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखना, हमारे अंदर जो सबसे बड़ी सेल है, लार्ज सेल की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की नहीं, तो लॉन्ग में आपको मिलेगी नर्व सेल, जबकि अगर लार्ज की बात होगी तो भैया वो होता है एग। ह्यूमन में, फीमेल में एग जो होता है वो लार्ज होता है, ये वर्ड है लॉन्ग, लॉन्गेस्ट यानी नर्व सेल, लार्जेस्ट यानी एग। Cell also vary greatly in the shape and they may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular, कैसी भी हो सकती हैं। The shape of the cell may vary within the function they perform, वो उनकी शेप अलग अलग होती है जैसे जैसे फंक्शन करती है, जैसे बहुत सारी शेप आपने ऊपर देखी हुई है अभी अभी, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इन्होंने दिया कि द प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा ये बात है, जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनकी बात हो रही है। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, तो ये एग्जांपल है, पूछेंगे कौन कौन प्रोकैरियोट होते हैं, भैया एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। एंड दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल।
है ना, दे मे बी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस रोड लाइक होती है, कोकोस स्पेरिकल यानी ओवल होती है, विब्रियो कोमा शेप होती है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होती है। ये आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो द प्रोकैरियोट एग्जिबिट a wide variety of shape and functions. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell. ये ध्यान रखना भैया, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर की बात हो रही है, ध्यान रखना, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सबके बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन वैसी ही होती है जैसी सब में होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, प्रोटीन काम अलग अलग करते हैं, वो अलग बात है। मेम्ब्रेन लेकिन स्ट्रक्चर में वैसी होगी, बाई लेयर ऑफ द लिपिड विद एम्बेडेड प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। एंड द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। There is a no well-defined nucleus, तो बैक्टीरिया में तो नहीं होता है। The genetic material is basically naked, not developed by a nuclear membrane। तो पता ही है कि वो तो जेनेटिक मटेरियल तो उसका डीएनए ऐसी बाहर खुला रहता है। In addition to the genomic DNA, the single chromosomal circular DNA, many bacteria have small circular DNA। तो यार ये सवाल आता है यहाँ से कि आपकी जो बैक्टीरियल सेल होती है, कुछ, सारे नहीं कुछ, उनमें क्या होता है कि जो आपका मेन डीएनए है वो देखो यहाँ लिखा है, सवाल आता है, जो मेन डीएनए है सिंगल क्रोमोसोम सिंगल सर्कुलर डीएनए। इससे इतना गलती होता है सवाल बच्चों का, ध्यान सुनिए क्या लिखा है। सर्कुलर डीएनए लिखा है तो इसका मतलब, सिंगल लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तुमने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी ना, 2 स्टैंड वाली, तो ये सिंगल वर्ड इसलिए नहीं लिखा है कि उसमें एक स्टैंड होता है, नहीं, इसका मतलब है कि वो एक है, मतलब डीएनए है, सर्कुलर है, एक है, 2 नहीं है। मेन डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड, ये ध्यान रखना। सवाल आएगा आपके बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक ही होता है, उसी को ही डबल सर्कुलर डीएनए को बोलते हैं। एक क्रोमोसोम यानी सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड वर्ड जोड़ लेना खुद से। और इसके अलावा भी आपकी बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ डीएनए देखने को मिलता है, कुछ रखते हैं उसको, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर से अगर आप उसको निकाल कर फेंक दोगे तो भी उस बैक्टीरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा बैक्टीरिया पे प्रभाव पड़ेगा उसका कि भैया आपने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया तो बैक्टीरिया आपका मर जाएगा, नहीं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं, कुछ काम के भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी कि बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के लिए वो हेल्पफुल है, नहीं, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये ऑप्शन आएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ध्यान से सुनिएगा। एंड द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर मतलब ये प्लाज्मिड अगर होगा तो थोड़ा स्पेशलिटी बैक्टीरिया में आ जाएगी, अदरवाइज का कोई काम नहीं है ऐसा। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, तो ये ध्यान रखना, ऐसे प्लाज्मिड जो आपके बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और उनमें कुछ ऐसे जीन्स हों, वो जीन्स उस बैक्टीरिया को ऐसा कर दें कि भाई उस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव ना पड़े। ये ध्यान से सुनिएगा, एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव ना पड़े तो भैया इसके लिए उसको वो क्या देते हैं, प्लाज्मिड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यानी उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो जीन्स उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं कि भाई फलानी एंटीबायोटिक आएगी तो बैक्टीरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इन हायर क्लासेस you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा रोल है, 12th क्लास में आपको बताया जाएगा ये। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, आपको पता ही है। नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन द यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। तो भैया ये हमने बता दिया कि राइबोसोम तो दोनों में ही होते हैं, जो कि एक ही काम करते हैं, जो वो प्रोटीन सिंथेसिस का ही, बस वो इसलिए होते हैं कि इनके राइबोसोम की खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, कुछ सर्कुलर बॉडीज होती हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स। तो भैया एक बात और सुन लीजिए कि भाई आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो क्या करती है, एक मॉडिफिकेशन अंदर की तरफ को मुड़ मुड़ के बना लेती है, जिसको बोलते हैं मेसोसोम। उसके फंक्शन है, आगे आएंगे, थोड़े अभी देर बाद आएंगे तो वहां पढ़ेंगे उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। होता ये है कि बस मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया जो होती है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है, इन्वेजिनेशन बना लेती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ होता नहीं है, अलग से एक क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ होता नहीं है, तो यहाँ क्या करती है मेम्ब्रेन, एक जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही अंदर अंदर को मुड़ के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनमें से एक होती है मेसोसोम्स। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये तो हमने बता ही दिया, आपको ऐसे पूछेंगे कि मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो भैया ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और जिनका काम होता है बहुत सारा आगे मिलेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए की सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब आगे मिलने वाला है। सिक्रीशन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, यानी जो बैक्टीरियल सेल है उसका एनवेलप जो है उसकी मॉडिफिकेशन और वो क्या क्या होता है देखते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacterial cell have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. 3 layered मतलब बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स काउटिंग, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelope. तो 2 तरह के होते हैं भैया बैक्टीरिया में सेल एनवेलप के हिसाब से, एक तो वो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक वो जो ग्राम निगेटिव होते हैं. बात ऐसी है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम. क्रिश्चियन ग्राम ने ये किया कि उन्होंने बैक्टीरिया को एक स्पेशल कलर की डाई जिसका नाम होता है क्रिस्टल वॉयलेट उससे रंग दिया. उससे रंगने पर भाई जिन बैक्टीरिया की वॉल ने उस कलर को रिटेन कर लिया. देखो पहले इसको डाई से कलर कर दिया, उसके बाद उसे वॉश कर दिया अल्कोहल से. उसके बाद क्या किया कि उससे पहले कुछ उन्होंने आयोडीन डाल देती हैं ताकि कलर जो है फिक्स हो जाए. उसके बाद उन्होंने धोने के बाद देखा कि भाई कुछ बैक्टीरिया ने कलर छोड़ दिया है. जिन्होंने कलर छोड़ दिया है यार वो ग्राम निगेटिव है, जिन्होंने कलर रखा है वो ग्राम पॉजिटिव है. ग्राम निगेटिव को एक और दूसरी डाई से कलर कर देते हैं, उसका नाम है सैफरेनिन. तो ग्राम निगेटिव सैफरेनिन का कलर ले लेते हैं, मतलब जो पिंक दिखते हैं दे आर ग्राम निगेटिव, जो पर्पल दिखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव. यानी ये कह रहे हैं कि भाई वोल डिफरेंस होता होगा, इसका मतलब उसमें कुछ मतलब होता ही है. फाइनली ये बात है कि एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया उस बात का कि क्या डिफरेंस होता है, लेकिन उन दोनों में सेल वॉल का डिफरेंस होता है. सेल वॉल में मतलब जिस भी कंपाउंड की सेल वॉल बनी होती है, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल, तो उसमें ज्यादा मात्रा में मिलता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम निगेटिव में वो कम मात्रा में मिलता है. बस यही फर्क होता है और थोड़ा सा एक और फर्क होता है. नेक्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया. इट कुड बी अ लूज शीट, अगर ये लूज है भाई तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर. एंड व्हाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल. अगर भैया ये थिक और टफ है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल. द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग. तो यह होता ये है कि अगर आपका बैक्टीरिया है उसके अंदर अगर कुछ पानी वानी भर रहा है, फिर ऐसी कोई कंडीशन है कि वो बस्ट हो जाएगा, तो आपकी सेल वॉल करती यही है कि सेल वॉल उसकी मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर अप्लाई कर देती है जिससे आपका बैक्टीरिया बस्ट होने से बच जाता है. नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड. द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट. हमने बताया था कितनी बार बताया है कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो वैसी होती है जैसी होती है. A special membrane structure is the mesosomes, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. The extension यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाती है. हमने कहा अंदर की तरफ मुड़ करके एक एक्सटेंशन बनाती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम. एंड दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स हो सकते हैं, क्या तो ये ऐसे गुब्बारा टाइप का हो सकते हैं या फिर ये ऐसे 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 ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, लैमेली हो सकते हैं. अब इनके फंक्शन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना भाई. फंक्शन नंबर 1 दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. नेक्स्ट है सेल वॉल फॉर्मेशन, ये पहला काम है इनका. दूसरा है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जब आपका डीएनए जो होता है सेंटर ऑफ द सेल में होता है, जब वो दुगना होता है एक दूसरे उसको सपोर्ट देने के लिए आ जाता है ऊपर से मेम्ब्रेन का मुड़ा हुआ भाग जिसको मीजोसोम कहते हैं. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, जब 2 बैक्टीरिया बनते हैं तो उन डीएनए को सेपरेट करने में काम आता है मीजोसोम. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है यार ये, ध्यान रखना रेस्पिरेशन का काम. सिक्रीशन प्रोसेस, सिक्रीशन भी करता है. to increase the surface area for the plasma membrane enzymatic content, यानी कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस कुछ होनी होती हैं तो इसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन अंदर मुड़ेगी तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही. In some prokaryote like cyanobacteria, there are another membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment. तो सवाल आता है भैया क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? तो जो भाई बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना फूड बनाते हैं, उनमें पिगमेंट जो होते हैं जैसे क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट, वो कहाँ मिलेंगे? उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, फिर कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में तो नहीं रहेंगे. तो ऐसे पिगमेंट उनके मेम्ब्रेन जो होती है एक अंदर की तरफ मुड़ जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं क्रोमेटोफोर. उसके अंदर मिलते हैं तो उसको क्रोमेटोफोर इसलिए कहा है, क्रोमा मतलब कलर, तो वर्ड क्रोमा कलर से आया इसलिए क्रोमेटोफोर है. तो ये सवाल यहाँ से पूछेंगे क्रोमेटोफोर कहाँ होते हैं, तो बता देना भैया इनमें होते हैं. किनमें? साइनोबैक्टीरिया में. इनमें क्या होता है? पिगमेंट होता है जो लाइट एब्जॉर्ब करता है. बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल चलती भी हैं और नहीं भी चलती हैं. अगर मोटाइल हैं दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला.
बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, मतलब कि ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया भाई अलग अलग तरह की हो सकती हैं, किसी पर एक दो बहुत सारी, एक तरफ दो तरफ चारों तरफ, ये सब अलग अलग तरह की होती हैं। इसके टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं फ्लैजिला के अकॉर्डिंग। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज ए कंपोज ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, एंड द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस आउटसाइड। Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in the motility। तो यार ये ध्यान रखना कि एक और स्ट्रक्चर होती है पिलाई और फिम्बरी, यानी जो छोटी छोटी पिलाई और बड़ी पिलाई, बड़ी मतलब पिलाई, छोटी मतलब फिम्बरी, और दोनों काम ये ध्यान रखना कि ये चलने फिरने में कोई काम नहीं करती हैं। The pili are elongated tubular structure made up of special protein, यानी कि किसी विशेष प्रोटीन की बनी होती है जिसका नाम होता है पिलीन प्रोटीन। और द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर, यानी छोटी पिलाई को फिम्बरी कह देते हैं, और उसका काम होता है कि भैया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक स्ट्रीम एंड आल्सो द होस्ट टिश्यू, यानी कि जब आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, कहीं पर चिपकना होता है, तो उसके लिए कौन होती है? फिम्बरी, जो कि उसको अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो ध्यान रखना मोटिलिटी में पिलाई फिम्बरी का कोई काम नहीं है, बस चिपकाने में कोई काम होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम जैसे कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स और चाहे यूकैरियोट, दोनों काम है प्रोटीन की सिंथेसिस। अब आप इसको देख लेते हैं क्या है कि इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में वो प्लाज्मा के साथ मेम्ब्रेन के साथ जुड़े रहते हैं। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे तो इसे पढ़ते ही नहीं है ना, ये याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज, ये इनका साइज है। एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50s और 30s। ये आप समझ लीजिए अभी, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी बता देंगे बाद में आएगा। ऐसा है कि यार राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, छोटे वाली 30s बड़े वाली 50s। ये एस का मतलब ये है कि अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल देते हैं तो इसके नीचे बैठने का जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है उसको एस कहते हैं। एक आदमी थे सेवेडबर्ग, उन्होंने बताया था, तो सेवेडबर्ग यूनिट है ये एस, इसकी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, यानी इसकी डेंसिटी और साइज के अकॉर्डिंग ये होता है। तो अलग अलग का सबका अलग अलग होता है। इसकी बड़ी यूनिट 50s है, छोटी यूनिट 30s है। अगर दोनों को इकट्ठा देखो तो वो 70s है। इनको 80 ना कर देना, दे आर 70s। तो ये ध्यान रखना, 50s बड़ी मतलब 30s छोटी यूनिट विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। एंड राइबोसोम आर द साइट ऑफ, आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome। भैया आपको बता देते हैं कि ऐसा होता है कि भाई आपका जो डीएनए होता है उसके डीएनए के अंदर से डीएनए की कॉपी बनती है एमआरएनए, फिर एमआरएनए जो होता है आपका वो राइबोसोम से जुड़ता है, फिर प्रोटीन बनती है। ऐसा प्रोसेस आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो होता ये है कि बैक्टीरिया में जब एक एमआरएनए, मान लो ये एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए के साथ में एक राइबोसोम 2 3 4 5 6 7 तक जुड़ जाएंगे लगातार। होता यह है कि इस एमआरएनए कोड होता है, इसको कोड को पढ़ना होता है, फिर प्रोटीन बनती रहती है एक एक कोड के हिसाब से। तो ये एक राइबोसोम अगर पूरे पे चलेगा तो एक बार एक चेन बनेगी। अगर एक ही चेन की मल्टीपल कॉपी बनानी हो तो एक साथ ही कई सारे राइबोसोम 1 2 3 4 5 6 7 तक जुड़ जाएंगे। और क्या होगा कि भाई लगातार कई सारी चेन ऑफ प्रोटीन, सिमिलर प्रोटीन की कई सारी चेन एक बार में ही बन जाएंगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम। तो ये ऑप्शन होता है आपका सिंगल एमआरएनए फॉर्म ए चेन, तो ये ध्यान रखना पॉलीसोम। एंड द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये तो पता ही है कि राइबोसोम्स जो है वो पॉलीसोम के जो राइबोसोम होते हैं उनका काम होता है कि भाई एमआरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। ये आप आगे जानेंगे। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो ये बॉडी क्या करते हैं, जो फालतू सामान होता है उसको स्टोर करके रखती है। एंड दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये आएगा पेपर में ना कि भाई ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती। एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये सब। और गैस वैक्यूल्स होती हैं ब्लू ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो यार यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, गैस वैक्यूल किन में मिलती हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ये सब क्या है, दे आर इंक्लूजन बॉडीज, और इनका काम होता है रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखना। तो इतना आपकी चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में दे रखा है। तो अभी इसमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने देख लिए हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन भैया पता होना चाहिए, जहां जहां मैंने मार्क किया है आप अपनी एनसीईआरटी में यहीं से मार्क करें, इसको बहुत बार रीड करें तब जाके आपको आएगा। तो ये ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मेडिकल में पूछा जा रहा है आजकल, ऐसे ही पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।